नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। पटना में आज बीजेपी हारी और उससे पहले नई दिल्ली में नया प्रयोग शुरू हो गया। पटना के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी आज बीजेपी की हार हुई और इससे सबसे ज्यादा हैप्पी अखिलेश यादव हुए। पटना में प्रशांत किशोर जीते और अखिलेश की पार्टी ने नया पोस्टर नई दिल्ली में छाप दिया। बीजेपी का फॉर्मूला अब बाकी पार्टियां पकड़ रही हैं। हिंदू वोट पर हक जताने की जमकर कोशिश हो रही है। आजकल समाजवादी पार्टी के लोग मंदिर के लिए चंदा मांग रहे हैं। सपा के नेता आजकल हनुमान जी और राम जी दोनों का नाम ले रहे हैं। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, इन सबका सिंगल फॉर्मूला है, हिंदू टूटेगा, हिंदू रूठेगा, तभी दिल्ली में सत्ता बदल सकती है, क्योंकि इनका एक जंतर मंतर पिछले महीने फेल हो गया है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ झोला भर भर के पोस्टर कौन ला रहा है? कौन सा पोस्टर झोले से बाहर निकालना है, कौन सा पोस्टर नहीं निकालना है, इसका ऑर्डर कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है? झोले से निकला कौन सा पोस्टर किस नेता के हाथ में दिया जाएगा? कैमरे पर कौन कैसे उस पोस्टर को दिखाएगा? सबकी ट्रेनिंग कैसे दी जाती है? लोकसभा के भीतर कौन सबसे पहले पोस्टर लेकर खड़ा होता है? संसद टीवी के कैमरे में किसका चेहरा दिखा है? लोकसभा के भीतर का 5 सेकंड का ये फ्रेम आज पूरे मोदी विरोधी इकोसिस्टम की सुनियोजित प्लानिंग और प्लॉटिंग की पोल खोल देगा। डिटेल आगे देंगे, पहले सीक्वेंस समझिए। बंद कमरे में मीटिंग होती है। राहुल आते हैं, खड़गे आते हैं, अखिलेश की पार्टी के सांसद आते हैं, इंडी में शामिल बाकी पार्टियों के नुमाइंदे आते हैं। पिछले 15 दिनों से मोदी और शाह के खिलाफ सारी स्ट्रेटजी इसी बंद कमरे में बन रही है। मोदी सरकार के खिलाफ एकदम युद्ध जैसा मॉड्यूल तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल के पहले चैप्टर में नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। दूसरे चैप्टर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बहाने आरएसएस पर नॉन स्टॉप अटैक है। 15 दिनों से यह सारा माहौल पहले संसद के बाहर बनाया जाता है, फिर लोकसभा और राज्यसभा के भीतर इसी का रिपीट टेलीकास्ट होता है। लोकसभा के भीतर की आज की सबसे चौंकाने वाली तस्वीर देखने से पहले बाहर का एक एक सीन आपको समझाते हैं। अमित शाह को टारगेट करने वाली, चढ़ावा चोरी के बहाने आरएसएस को टारगेट करने वाली पूरी कोरियोग्राफी दिखाते हैं। मोदी विरोधी इकोसिस्टम की ये कोरियोग्राफी 3 लेवल पर होती है। लेवल 1 संसद भवन के मकर द्वार के सामने, लेवल 2 संसद भवन के अंदर और लेवल 3 सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम रील्स। बंद कमरे में राहुल जो प्लान बनाते हैं उसे मकर द्वार के बाहर इस तरह इंप्लीमेंट किया जाता है। कांग्रेस और इंडी के सांसदों के हाथों में पहले अमित शाह वाला पोस्टर पकड़ाया जाता है, फिर राम मंदिर वाला पोस्टर लेकर खड़े कांग्रेसी सांसदों के बीच में प्रियंका गांधी को खड़ा करवाया जाता है। एक ग्रुप फोटो खिंचवाई जाती है जिसमें बाईं तरफ और दाईं तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद चढ़ावा चोरी वाला पर्चा लेकर नारे लगाते हैं। नोट कीजिए, चढ़ावा चोरी वाला लाल रंग का पोस्टर बीच में कहीं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वहां अमित शाह वाला पोस्टर है। लाल रंग के इस पोस्टर को लाने की, एक एक पोस्टर सबको बांटने की कोरियोग्राफी भी बेहद दिलचस्प है। आज वो कोरियोग्राफी भी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसदों के लिए मोदी और बीजेपी विरोधी लाल रंग का पोस्टर एक झोले में भरकर लाया जाता है और झोला लेकर आते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद अक्षय यादव। पहला फ्रेम देखिए, जमीन पर रखी दान पेटी के पास पोस्टर वाला सारा सेटअप अक्षय यादव ही कर रहे हैं। अब दूसरा फ्रेम देखिए, झोले से कौन सा पोस्टर निकालना है, सबकी चेकिंग की जाती है। पोस्टर पर लिखे टेक्स्ट को पढ़ने के बाद उसे दान पेटी के सामने रखा जाता है। एक पोस्टर के ऊपर दूसरा पोस्टर फिट किया जाता है। इसके बाद पोस्टर से भरा हुआ झोला लेफ्ट और राइट में खड़े सारे सांसदों की ओर घुमाया जाता है। जिस जिसके हाथ में पोस्टर नहीं होता उसे पोस्टर पकड़ाया जाता है। इसके बाद एक साथ एक ही लोकेशन पर 2 तरह के सियासी स्टंट की शूटिंग होती है, डायलॉग बाजी होती है, नारेबाजी होती है। एक गुट नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पीछे पड़ जाता है, दूसरा गुट चढ़ावा चोरी के पीछे छिपकर बीजेपी और आरएसएस को टारगेट करता है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूम
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हास्यास्पद बात यह है कि एक ही टाइम पर पहला गुट शाह विरोधी नारे लगाता है तो दूसरा गुट चंदा चोरी वाला राग अलापता है। और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है ये आप महुआ मोहित्रा के चेहरे के एक्सप्रेशन और उनके हाथों के मूवमेंट से समझ सकते हैं। बाईं तरफ वाले कोई और नारा लगा रहे थे, दाईं तरफ वाले कोई और नारा लगा रहे थे, और जितनी बार बीच में खड़ी महुआ मोहित्रा ने अपना नारा लगाना चाहा उतनी बार उन्हें रोकना पड़ा। यानी जो विपक्ष अपने नारों को फाइन ट्यून नहीं कर पा रहा, मैच नहीं कर पा रहा, वो मोदी से लड़ने चला है, शाह को टक्कर देने चला है। जितने चंदा चोर हैं वो सब भाजपा में, मैं उस बात को दोहराए देता हूं। ये देश में हो क्या रहा है? ये लोकतंत्र है या तानाशाही? कोई जवाब देने को तैयार नहीं। राम मंदिर के लिए हम सभी ने आंदोलन किया, खून बहाया है, जेल में गए हैं। तो राम मंदिर में चोरी होती है तो हम सबका अधिकार है, हमारा आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, तो हम जरूर सवाल पूछेंगे। चढ़ावा चोरी के नाम पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का ये स्टंट अब एक स्टेप आगे जा चुका है। कुछ दिन पहले पप्पू यादव ने भगवाधारी संत का चोला पहनकर देश के सनातनी साधु संतों को चोर लुटेरों की श्रेणी में डाल दिया था, और आज समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव समेत सपा के तमाम सांसदों ने संसद भवन के बाहर दान पेटी से निकाले चढ़ावे की गिनती का मजाक उड़ाकर राम नाम वाले पोस्टर्स को अपने पैरों के नीचे रखकर, पैरों पर रखकर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया। 47,100 केवल नोटों का भी सिक्के गिनना बाकी है। चंदा चोरी हो गया तो फिर नहीं होने देंगे, पक्की रसीद लेंगे इस बार, और हनुमान जी की संरक्षण में देंगे। जो चोरी करना चाहेगा उसी पे गदा पड़ेगी। बिल्कुल अवधेश जी फैसला ले लेंगे। औकात हो किसी की तो मौलवी के कपड़े पहन के दिखा दे नाटक करके, औकात हो किसी की तो पादरी के कपड़े पहन के दिखा दे। हकीकत क्या है कि जो दिल का भाव होता है वो उभर के सामने आ जाता है, क्योंकि इनका मूल उद्देश्य है हिंदू धर्म का समूल नाश। क्योंकि ये तो वो हैं जो बाकायदा कॉन्फ्रेंस करते थे इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। यही समाजवादी पार्टी वाले 2022 में रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ते थे। यही लोग रामचरितमानस की तमाम बातें अपने कार्यालय के सामने लिखते थे। तो सबको पता है कि इनके मन का भाव क्या है। कभी हिंदू को आतंकवादी घोषित कर रहे थे, आज हिंदू को मजाक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये चढ़ावा डुगडुगी बजा के दिया जाता है कि चुपचाप जाकर मंदिर की हिंडी में डाला जाता है। फिर मैं कह रहा हूं, ये फिर अपमान है। आज तक हमने किसी ने सुना कि हम जाने वाले तिरुपति के मंदिर में और हम कह रहे चढ़ावा तो मैंने यहां तय कर लिया है, और वहां हुंडी में डालने की बजाय हम इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि हमने ये कर लिया वो कर लिया। और जो आज तक बुलाने पे दर्शन करने नहीं गए थे, भाई मंदिर के अंदर जाओ तो उसके बाद रसीद मांगो तो समझ में आ सकता है। यहां संसद भवन, इसीलिए मैंने कहा वही भक्ति का स्वांग रचाते, भक्ति नहीं बेईमानी है। पप्पू यादव को साधु संतों का मजाक उड़ाना महंगा पड़ गया। अब तो खुद सपा वाले पप्पू यादव से कन्नी काट रहे हैं। रही बात खुद समाजवादी पार्टी की, तो अब संत समाज भी खुलकर अखिलेश के खिलाफ होता जा रहा है। देखिए, वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं, तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था। मैं निश्चित रूप से देश के आदरणीय संत समाज का सम्मान करता हूं। समाजवादी पार्टी पूरे संत समाज, सनातन का सम्मान करने वाली पार्टी है। जिन भावनाओं से संत समाज को आघात पहुंचा है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी क्षमा प्रार्थी हूं, और आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे कि इस तरीके की घटना ना हो। पप्पू यादव जी खुद ही पहन के आए थे, वो स्वतंत्र सांसद हैं, और चूंकि विपक्ष की तरफ से हैं वो, तो हमने भी उनको सुझाव दिया कि इस तरह की गतिविधियों में को नहीं करना चाहिए। अब आप समझिए कि किसी विपक्षी पार्टी में ये हैसियत हिम्मत थी, कांग्रेस में, आरजेडी में, निर्दलीय में, समाजवादी पार्टी में, कि मौलाना का वेश धारण कर लें, मौलवी का वेश धारण कर लें,
कोई मस्जिद का जो है नक्शा बना दे, कोई मोहम्मद साहब के खिलाफ जो है कोई बात कहे। यहाँ तो राम के खिलाफ भी लोग बोलते हैं, विष्णु के खिलाफ भी बोलते हैं, शिव के खिलाफ बोलते हैं, और सनातन धर्म में जो गेरुआ वस्त्र जो कि संस्कृति, सभ्यता, ईमानदारी का प्रतीक है, उसका जो है मजाक उठाते हैं। तो जब आप मारिएगा, न्यूटन का जो है तीसरा नियम हमेशा कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये साइंस कहता है। तो इसीलिए उस तरह की चीजों को झेलने को इनको तैयार रहना चाहिए। मोदी विरोधी इच्छाधारी भगवाधारियों का सियासी स्टंट हिंदुओं को भली भांति समझ में आ रहा है। सब जान रहे हैं कि सपा हो या कांग्रेस पार्टी हो या पप्पू यादव हो, सब के सब ये पूरा ड्रामा 2027 के यूपी चुनाव के लिए कर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकसभा के भीतर भी हाथ में बैनर पोस्टर लेकर सबसे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद ही खड़े हो रहे हैं। पोस्टर दिखा दिखाकर वेल में जा जाकर चढ़ावा चोरी के नाम पर शोर शराबा कर रहे हैं, और ये आप इन तस्वीरों से अच्छी तरह समझ सकते हैं। चोर शोर मचा रहे हैं। चोरी करने वाला मनीष यादव है, चोरी करने वाला टिन्नू यादव है, उसके संगी साथी हैं। एसआईटी ने 8 को पकड़ के जेल भेज दिया है। यहाँ कौन चोर है? साक्षी महाराज चोर है क्या? कोई साधु तो चोर कहीं है नहीं, लेकिन ये केवल शोर मचा रहे हैं 27 के मद्देनजर। लेकिन आटा दाल का भाव इन्हें चुनाव में पता चल जाएगा। दिल्ली में डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव ने मोर्चा संभाल रखा है, तो लखनऊ में अखिलेश सुपर एक्टिव हो रखे हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नकली राम, नकली हनुमान को केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। लाकर उनके साथ फोटो खिंचवाकर अखिलेश को लग रहा है कि वो हिंदुओं का वोट बटोर लेंगे। अखिलेश आज सुबह से ही अपनी एक्स प्रोफाइल पर थोड़ी थोड़ी देर में तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। राम का नाम लेकर आरंभ को प्रचंड बता रहे हैं। इसी से साफ हो जाता है कि चढ़ावा चोरी के नाम पर मोदी और योगी विरोधियों का यह पूरा प्रयोग शुद्ध रूप से पॉलिटिकल है। मोदी विरोधी इकोसिस्टम को आस्था से कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें तो बस शोर मचाकर हिंदुओं के वोट में सेंधमारी करनी है, और यह बात अब किसी से छिपी नहीं है। राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। विपक्ष के पास कोई नीति नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। पिछले 10 सालों में, लगभग 10 सालों में हमारी सरकार ने उनको कोई मुद्दा नहीं दिया है। विपक्ष पूरी तरह से मुद्दा विहीन है। वो ढूंढ ढूंढ करके केवल गॉसिप्स के जरिए मुद्दा लाना चाहते हैं, लेकिन जनता के बीच में कोई भी हमारे खिलाफ निगेटिविटी नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और विपक्ष पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुका है। लोग बहुत गलत काम किए हैं, जो भगवा चोला पहन के भगवा बदनाम कर दिया है। और ये सबसे बड़ी गलत काम किन्हीं साधु संत का बेहतरीन है। साधु संतों ने ही इस संस्कृत को बचाने का काम किया है। आप क्या समझते हैं? सनातन संस्कृत को इस प्रकार से फोड़ता के साथ जनता के समक्ष मजाक करना समाजवादी पार्टी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी के नाम पर इच्छाधारी भगवाधारी बनकर घूम रही है। इंस्टाग्राम पर अपने रील्स वायरल करा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी के सांसद और बाकी विरोधी 2 हफ्तों से अमित शाह के पीछे पड़े हैं, नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े हैं। अब कांग्रेस पार्टी अमित शाह विरोधी इस नैरेटिव को हर उस राज्य में घुमा रही है जहां आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं, फिर चाहे वो गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या कोई और राज्य हो। एजेंडा क्लियर है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ। लेफ्ट, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी में शामिल दूसरी पार्टियों का एक ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है।
और अब सबका फोकस जंतर मंतर के छात्रों से हटकर उन लड़कियों पर शिफ्ट हो गया है जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान पहले प्रधानमंत्री को गाली दी और अब खुद ही माफीनामा वाला वीडियो अपलोड कर रही हैं। लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट अब इन लड़कियों के कंधों पर बंदूक रखकर मोदी और शाह को टारगेट कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी तो बीते शनिवार से ही सोशल मीडिया पर अपना नंबर जारी करके एक मुहिम चला रही है, महिलाओं को मोदी सरकार के खिलाफ भड़का रही है और इसके लिए तरह तरह के उकसाऊ और विवादित पोस्टर्स बना रही है। कांग्रेस के पोस्टर्स की भाषा देखिए, ये अपने पोस्ट में सीधे सीधे हिंसा को बढ़ावा देने वाली बातें कर रहे हैं। संघियों का इलाज हम करेंगे, ऐसी ऐसी भाषा में खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं, विवादित पोस्टर्स वायरल करा रहे हैं और नेता कैमरे पर आकर मोदी को धमका रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी को और होम मिनिस्टर को सदन में आकर अपने वो विचार रखे, वो क्या चाहते हैं। भाई चंदा चोरी का मामला है, उसमें उनकी राय क्या है, और विद्यार्थियों को पीटा गया, ये हुआ क्यों, किस लिए हुआ, और उसके लिए वो और होम मिनिस्टर दोनों जिम्मेदारी लेकर अपनी स्टेटमेंट तो देना चाहिए। वो सदन के अंदर आने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब 12, साढ़े 12 बजे 1 बजे उठ के, मैं तो तब सोया हुआ रहता हूं, तो उस वक्त वो इंस्टाग्राम क्या है, हाँ, उस पे आते हैं और अपनी बात रखते हैं। अरे वही बात सदन में आके रखो, या प्रेस बुलाओ, आप प्रेस बुलाकर वहां पर प्रेस में बोलो, लोग आपको पूछेंगे क्वेश्चन, और वहां ये कह रहे हैं कि आप ये बच्चे हैं उनको मैंने माफ कर दिया। अरे माफी तो आप मांगना चाहिए, मैं माफ कर दिया, तुम कौन होते भाई माफ करने वाले? देशद्रोही तो आप लोग हैं, क्योंकि इस डेमोक्रेसी को कुचल रहे हो। मार्च था जो जंतर मंतर में था, आपने देखा कैसे अमित शाह द्वारा परिचालित दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ रैफ ने कैसे बच्चे अनार्म्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट के ऊपर कैसे लाठी, टीयर गैस, पेलेट गन चलाए, और इसके लिए कोई जिम्मेदारी अमित शाह ने अभी तक नहीं लिया। और वो देश के गृह मंत्री हैं, उनका काम है सदन में आना। पार्लियामेंट चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री 12 बजे पार्लियामेंट से छिप के, किसी ने उनका आईटी टीम से कहा होगा कि जेन जी 11 बजे के बाद सब इंस्टा करते हैं, तो ये टाइम उन्होंने अभी 12 बजे के पिक करके 12 बजे वो रात के 12 बजे काली पहाड़ी के पीछे मैं और मेरा पालतू कुत्ता टॉनी, बात वैसे ही हो जा रही है। तो रोज वो रील बना रहे, तो अमित शाह तो रील भी नहीं बना रहे, वो तो बिल्कुल गायब ही है। तो उनको आके जवाब देना चाहिए। यू शुड बी अपोलोजाइजिंग टू द कंट्री, हु आर यू फॉरगिविंग, हु आर यू फॉरगिविंग? अमित शाह एंड मोदी जी शुड बी अपोलोजाइजिंग टू द कंट्री। और इनका दोनों का यहाँ पर तो टिक ही नहीं दिख रहा है जब से पार्लियामेंट शुरू हुआ है। राम मंदिर केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। दान चोरी केस हो या फिर जंतर मंतर हो, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ मोदी के सियासी दुश्मनों के लॉन्च किए गए ऑपरेशन के एम्यूनेशंस हैं। इन एम्यूनेशंस के दम पर कांग्रेस, लेफ्ट और सपा जैसी पार्टियां सरकार में नंबर 1 मोदी और नंबर 2 शाह को टारगेट करना चाहती हैं, अपना सियासी हित साधना चाहती हैं, और इन्हें ना राम से कुछ लेना देना है और ना ही छात्रों से। और यह अखिलेश यादव के लेटेस्ट पोस्ट से शीशे की तरह साफ है। एक युद्ध हॉर्मुज में चल रहा है, एक युद्ध गाजा और लेबनान में लड़ा जा रहा है, एक युद्ध ब्लैक सी, काला सागर और बैरेंट सागर में चल रहा है। हॉर्मुज में भी जहाजों पर गोले गिराए जा रहे हैं, काला सागर में भी जहाजों से शोले उठ रहे हैं।
ट्रंप की हॉर्मुज वाली बात भी खाली निकल गई। ट्रंप सिर्फ हवाई फायरिंग कर रहे हैं और असली निशाना पुतिन लगा रहे हैं। ईरान ने हॉर्मुज में फिर कोहराम मचाया। बैरेंट्स सागर में पुतिन की मिसाइलें गरजी। फारस की खाड़ी से बैरेंट्स सागर की दूरी 5000 किलोमीटर है। दोनों समंदर में आग लगी हुई है। फारस की खाड़ी में ईरान जहाजों को उड़ा रहा है। बैरेंट्स सागर में पुतिन की आर्मी नाटो से निपटने का युद्धाभ्यास कर रही है। ट्रंप को ईरान ने फिर गच्छा दे दिया, उन्हें नौसिखिया साबित कर दिया। बहुत बड़े हमले की धमकी देने के बाद ट्रंप उम्मीद में बैठे थे कि ईरान बातचीत की टेबल पर आएगा। उनकी शर्तें मानकर हॉर्मुज स्ट्रेट खोल देगा। ईरान ने ट्रंप को जवाब अलग स्टाइल में भेजा। हॉर्मुज में ओमान के खसाब द्वीप के पास एक तेल जहाज पर हमला कर दिया। हमले के बाद जहाज के इंजन वाले हिस्से में आग लग गई। इस जहाज का नाम वेलोस एम्बर है। इस पर मार्शल आइलैंड का झंडा लगा था। यह जहाज हॉर्मुज में उसी रूट पर जा रहा था जिसे अमेरिका और ओमान ने मिलकर तय किया है। जहाज पर हमला उस वक्त हुआ जब चालक दल ने पहचान और लोकेशन छुपाने के लिए ट्रांसपोंडर बंद कर दिए थे। हॉर्मुज पर कंट्रोल करने का सपना देखने वाले ट्रंप के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। ईरान हॉर्मुज का मामला सिर्फ ओमान के साथ मिलकर सुलझाना चाहता है। हॉर्मुज में फिलहाल 2 रूट हैं, एक ईरान का, दूसरा ओमान अमेरिका का, जिन्हें ईस्टर्न रूट और सदर्न रूट कहा जाता है। ईरान चाहता है कि एक रूट बने जिसमें एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग लेन हो। ओमान की डिमांड है कि हॉर्मुज में 2 रूट बनाए जाएं, एक रूट की व्यवस्था ईरान संभाले और एक रूट की ओमान। ईरान इस पर तैयार नहीं है। वो चाहता है कि हॉर्मुज में जहाजों की सिक्योरिटी का पूरा काम उसे ही मिले, ओमान सिर्फ फीस में अपना हिस्सा ले। फिलहाल हम अमेरिका के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। हमारी बातचीत ओमान के साथ हो रही है और इसका मकसद एक ऐसे रास्ते पर सहमति बनाना है जिससे जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजर सकें। हमारा लक्ष्य ओमान के साथ मिलकर और सहयोग से जल्द एक ऐसा रास्ता तय करना है जो जाहिर तौर पर अस्थायी होगा और जिससे हम हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेंगे। हॉर्मुज से तेल और गैस के कारोबार का सबसे ज्यादा इस्तेमाल सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान और ईरान करते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट ओमान और ईरान के बीच से होकर जाता है। ईरान जहाजों से फिक्स फीस वसूलना चाहता है। ओमान स्वैच्छिक फीस के पक्ष में है, मतलब जिसकी जितनी इच्छा वो उतनी फीस दे और जहाज निकाले। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी ओमान की तरह स्वैच्छिक फीस लेने वाले मॉडल का समर्थन कर रहे हैं। कतर चाहता है कि हॉर्मुज में ऐसा मॉडल बने जहां किसी को दिक्कत ना हो, जहाजों की सुरक्षा पक्की हो और हमले ना हो। खाड़ी देशों को इसकी गारंटी न ट्रंप दे पा रहे हैं और न मुस्तफा। अगर जहाज ईरान को फीस भरकर हॉर्मुज पार होंगे तो ट्रंप की नेवी नाकाबंदी कर देगी, उन्हें समंदर में रोक देगी। अगर तेल लोड है तो चोरी भी हो सकता है। अगर जहाज ओमान की तरफ से स्वैच्छिक फीस या फ्री रूट पर जाएंगे तो IRGC के ड्रोन आग लगा देंगे। दोनों की लड़ाई में हॉर्मुज का रास्ता शिपिंग कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। जब तक अमेरिका की मौजूदा बुरी हरकतें जारी रहेंगी तब तक ईरान की नौसैनिक घेराबंदी बनी रहेगी।
जब तक ईरान और उसके हितों के खिलाफ अमेरिकी सैन्य आक्रामकता जारी रहेगी और जब तक अमेरिका इस दौरान किए गए उल्लंघनों को जारी रखेगा, तब तक स्वाभाविक रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिति में कोई खास विकास या बड़ा बदलाव नहीं होगा। ट्रंप का इंतजार लंबा होता जा रहा है। ईरान हॉर्मुज और न्यूक्लियर पर बातचीत की टेबल पर नहीं आ रहा है। मुश्तबा ने ईरान के किसी भी अधिकारी मंत्री को फिलहाल बातचीत से दूर रहने का ऑर्डर दे दिया है। दोनों के बीच टकराव से हॉर्मुज में सैकड़ों जहाजों की लाइन लग गई है। वो समंदर के बीच फंसे हुए हैं। मुश्तबा ने IRGC को जमीनी लड़ाई की तैयारी करने को कहा है। फारस की खाड़ी के पास ईरान ने जमीनी लड़ाई में ड्रोन युद्ध की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। FPV ड्रोन को उड़ाकर ईरानी सेना सीख रही है कि अगर अमेरिकी फौज खार्ग द्वीप पर कब्जा करने आए तो उन्हें कैसे परास्त करना है। मुश्तबा ने स्थानीय कबीलों को बंदूकें थमा दी हैं। ये लोग हॉर्मुज के आसपास दिन रात पेड़ों के नीचे हथियारों के साथ बैठ गए हैं। ईरान के IRGC ने दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर अमेरिका के सबसे महंगे रीपर ड्रोन को उन्होंने मार गिराया है। ईरानी मीडिया का दावा है कि हॉर्मुज के पास अमेरिका का रीपर ड्रोन बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहा था, तभी ईरानी एयर डिफेंस ने उस पर अटैक किया। अब ट्रंप और उनके रक्षा मंत्री क्या करेंगे? कब तक डील का इंतजार करेंगे? उनका अगला मूव क्या होगा? अमेरिका ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी बेसों से सेना को हटाना शुरू कर दिया है। उन्हें उन अड्डों में भेजा जा रहा है जो अंडरग्राउंड है या फिर ईरान की मिसाइलों की रेंज से बाहर हैं। अमेरिका ने कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस, अहमद अल जबर एयरबेस और कैंप आरेबजान से सैनिकों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया है। यहां तैनात ड्रोन हैंगर और सैन्य सामान को भी सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया है। ईरान ने यहां लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर भारी नुकसान पहुंचाया है। काला सागर में रूस के बीच पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। पुतिन के महल से 17 मील दूर ज़ेलेंस्की का हमला। ज़ेलेंस्की ने काला सागर में पुतिन के पैलेस के पास ड्रोन हमले किए हैं। यूक्रेन ने पुतिन के गैलनझिक पैलेस पर करीब 131 ड्रोन भेजे थे, जिन्हें रूस के एयर डिफेंस ने हवा में ही मार गिराया। एक ड्रोन का मलबा गैलनझिक सी बीच पर जा गिरा, जिसमें करीब 4 की मौत हुई और 13 लोग घायल हो गए। घायलों में कई पर्यटक हैं जो छुट्टियां मनाने आए थे। बीच से पुतिन का महल सिर्फ 17 मील दूर है। रूस ने पलटवार करते हुए काला सागर में यूक्रेन के 3 कार्गो शिप को तबाह कर दिया है। यूक्रेन आर्मी में भर्ती केंद्र पर भी रूस ने बमबारी और ड्रोन हमले कर बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रूस के नीपर बैटल ग्रुप की पूर्वी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की सेना से भीषण टक्कर हुई। रूस ने यूक्रेन के हथियार डिपो को निशाना बनाया। यूक्रेनी सेना के ईंधन डिपो पर सटीक बमबारी कर रूसी सेना ने उसे भी उड़ा दिया। फ्रंट लाइन पर ज़ेलेंस्की को बीते हफ्ते भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ये तस्वीरें यूक्रेन के ज़पोरिज़िया की हैं, जहां रूस ने हमलों की 2 वेव लॉन्च की। दोनों बार में 8 गाइडेड एरियल बम रूस ने गिराए। रूसी बमबारी में कई रिहायशी इमारतें चपेट में आ गईं। बम फटने से इमारतों में आग लग गई। सोसाइटी के बाहर खड़ी कारें और दूसरे सामान बर्बाद हो गए। रूस ने बीती रात 181 ड्रोन लॉन्च किए। इन हमलों में 8 लोग मारे गए और 66 लोग घायल हो गए। दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचा है, जो अब रहने लायक नहीं बचे हैं। रूस की नॉर्दर्न फ्लीट ने बैरेंट सागर में बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। रूस ने इसे जुलाई स्टॉर्म का नाम दिया है। बैरेंट सागर में 300 किलोमीटर दूर दुश्मन के एक नकली किले को ध्वस्त कर रूस ने अपनी तैयारियों को परखा। फ्रिगेट और मिसाइल क्रूजर भेजकर नकली किले पर जबरदस्त हमला किया। रूस ने जुलाई स्टॉर्म युद्धाभ्यास में कैलिबर क्रूज मिसाइलें और वल्कान क्रूज मिसाइलों की भी टेस्टिंग की, जो यूरोपीय देशों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। बैरेंट सागर रूस की सामरिक और आर्थिक ताकत का केंद्र है। ये रूस को अटलांटिक महासागर तक सीधी पहुंच देता है। यहां रूस की परमाणु पनडुब्बियां तैनात हैं।
रूस अपनी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों को सुरक्षित रखने के लिए इस उथले सागर का इस्तेमाल एक रक्षात्मक किले के तौर पर करता है। बैरेंट सागर में समंदर के नीचे तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं, जो रूस की कमाई का बड़ा जरिया है।